नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप 2026 टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार आपको सामान्य अध्ययन का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। इकाई 3 पार्ट की अभी वीडियो हम लोग जो है वो या यूँ कहें कि पार्ट 3 से संबंधित एमसीक्यू हल कर रहे हैं। तो उसी इकाई 3 में एक भाग है जिसका नाम शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास है। तो आज की वीडियो उससे संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण एमसीक्यू की क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मूल उद्देश्य क्या है। तो आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, बताना है। ए कह रहा है कि केवल आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना। बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना। सी कह रहे कि शिक्षक की भूमिका समाप्त करना। और डी कह रहे केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना। तो आपको बताना है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मूल उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका मूल उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाना। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य विज्ञान, तकनीकी विधियों और संसाधनों के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा शिक्षण अधिगम को हम अधिक से अधिक प्रभावी, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास का प्रारंभिक आधार मुख्यतः क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट, मौखिक एवं प्रत्यक्ष शिक्षण या कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास का जो प्रारंभिक आधार है वो मुख्यतः क्या है। तो देखिए, आधुनिक उपकरणों से पहले शिक्षा में मौखिक परंपरा, संवाद, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और प्रत्यक्ष अनुभव जैसी शिक्षण जो तकनीकी है इसका पहले प्रयोग होता था। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। करें निम्न में से किसने ज्ञान को अस्थायी रूप से संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखन तकनीकी, रेडियो, इंटरनेट या टेलीविजन। तो किसने निभाई। तो आसान सा प्रश्न है, लेखन तकनीकी ने। लेखन के विकास ने मौखिक ज्ञान को अस्थायी रूप से संरक्षित करना संभव बनाया और ज्ञान के संचार को अधिक व्यवस्थित किया। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। करें मुद्रण तकनीकी के विकास का शिक्षा पर प्रमुख प्रभाव क्या है। ए, शिक्षा केवल शिक्षक तक सीमित हो गई। पुस्तकों और ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ। मौखिक शिक्षा समाप्त हो गई। व्यक्तिगत अधिगम समाप्त हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पुस्तकों और ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ। बी विकल्प जो है उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। देखिए, मुद्रण तकनीकी ने पाठ्य पुस्तकों और शैक्षणिक जो सामग्री का है इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और वितरण को संभव बनाया। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। करें निम्न में से कौन सा दृश्य शिक्षण साधन है। ये आपको बताना है। रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डर, चार्ट या पॉडकास्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा दृश्य शिक्षण जो है इसमें साधन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो विकल्प सी हो जाएगा, चार्ट। देखिए, चार्ट एक दृश्य साधन है। रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डर और पॉडकास्ट मुख्यतः जो है वो श्रव्य साधन है। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा श्रव्य साधन है। ये आपको बताना है। मानचित्र, मॉडल, रेडियो या पोस्टर। तो श्रव्य साधन कौन सा है ये आपको बताना है। तो श्रव्य साधन इसमें रेडियो है। सी विकल्प सही हो जाएगा। रेडियो के माध्यम से सूचना मुख्यतः ध्वनिक रूप में प्राप्त होती है, इसलिए यह जो है श्रव्य साधन है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। कह रहे कि टेलीविजन को शैक्षणिक दृष्टि से किस प्रकार का माध्यम माना जाता है। केवल दृश्य, केवल श्रव्य, दृश्य श्रव्य, केवल मुद्रित। तो किस तरह का चाहे माना जाता है। तो देखिए, इसे दृश्य श्रव्य माना जाता है। इसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 में कह रहे कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के विकास का सही क्रम कौन सा है। इंटरनेट, मुद्रण, रेडियो, कंप्यूटर। मौखिक परंपरा, लेखन, मुद्रण, दृश्य श्रव्य साधन, कंप्यूटर, मुद्रण, मौखिक परंपरा, इंटरनेट, आईसीटी, मुद्रण, लेखन और रेडियो। तो सही क्रम क्या है जो है आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम विकल्प बी हो जाएगा। मौखिक परंपरा, लेखन, मुद्रण, दृश्य श्रव्य साधन और कंप्यूटर। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 में कह रहे हैं कि कार्यक्रमित अनुदेशन का संबंध मुख्यतः किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद या गेस्टाल्टवाद। तो किससे संबंधित है। आपको कार्यक्रमित अनुदेशन का संबंध जो है वो किससे है वो बताना है। देखिए, कार्यक्रमित अनुदेशन में उद्दीपन, प्रतिक्रिया, पुनर्बलन और तत्काल प्रतिपुष्टि जैसे व्यवहारवादी सिद्धांतों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। करें रेखीय कार्यक्रमित अनुदेशन किस विद्वान से विशेष रूप से संबंधित है। नॉर्मन क्राउटर, बी एफ स्किनर, जीन पियाजे या ब्रूनर।
तो सही उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो देखिए वीएफ स्किनर ने रेखीय कार्यक्रमित अनुदेशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। वे विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। करें साखी कार्यक्रमित अनुदेशन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। स्किनर, क्राउडर, थॉर्नडाइक या पावलाव, तो किससे संबंधित है ये आपको बताइए। देखिए नॉर्मल क्राउडर साखी क्रमित अनुदेशन से संबंधित है। नॉर्मल क्राउडर नाम है उनका, जो साखी क्रमित अनुदेशन से संबंधित है। इसमें विद्यार्थी की प्रतिक्रिया के आधार पर अलग अलग मार्ग जो है वो अपनाए जाते हैं। भी विकल्प इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। कह रहे रेखीय कार्यक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी सामान्यतः ए बिना किसी क्रम के सामग्री पढ़ता है, बी निर्धारित क्रम में छोटे छोटे चरणों के से आगे बढ़ता है, केवल व्याख्यान सुनता है, केवल वीडियो देखता है। तो रेखीय कार्यक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी सामान्यतः क्या करता है ये बताना है। तो वो देखिए वो क्या करता है, तो देखिए निर्धारित क्रम में छोटे छोटे चरणों में वो आगे बढ़ता है। बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। विद्यार्थी एक निश्चित अनुक्रम में जो है वो इसमें आगे बढ़ता है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। करें कि कार्यक्रमित अनुदेशन की मुख्य विशेषता कौन सी है, ये आपको बताना है। विलंबित प्रतिपुष्टि, तत्काल प्रतिपुष्टि, केवल समूह अधिगम और शिक्षण का निरंतर व्याख्यान। तो सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए कार्यक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी की प्रतिक्रिया के बाद तत्काल जानकारी या प्रतिपुष्टि दी जाती है। तो बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। करें कि शिक्षण मशीन का विकास मुख्यतः किसके साथ जुड़ा हुआ है। कार्यक्रमित अनुदेशन, मुद्रण तकनीकी, रेडियो प्रसार या फिर रेडियो प्रसारण या सोशल मीडिया, किसके साथ जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो देखिए मशीन शिक्षण का विकास मुख्यतः जो है वो कार्यक्रमित अनुदेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में करें कि निम्न में से कौन कार्यक्रमित अनुदेशन की विशेषता जो है वो नहीं है। छोटे छोटे चरण, तत्काल प्रतिपुष्टि, विद्यार्थी की सक्रिय प्रतिक्रिया, सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य समान गति। तो आपको बताना है कि कार्यक्रमित अनुदेशन की विशेषता क्या नहीं है, वो आपको बतानी है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य समान गति, ये इसकी विशेषता जो है वो नहीं है। देखिए कार्यक्रमित अनुदेशन में विशेष रूप से स्वगति को सीखने की संभावना होती है। सभी विद्यार्थियों की गति समान होना इसमें आवश्यक नहीं है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। CAI का पूर्ण रूप क्या है, आपको ये जो है बताना है। ए करेक्ट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, बी करेक्ट कंप्यूटर अप्लाइड इंफॉर्मेशन, सी करेक्ट सेंट्रल असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस और डी करेक्ट कंप्यूटर एकेडमिक इंटरफेस। तो आपको बताना है कि CAI का पूर्ण रूप जो है वो क्या है। तो देखिए CAI का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब हो जाएगा कि विकल्प ए उत्तर इसका सही है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 में करेक्ट निम्न में से कौन CAI का सामान्य रूप है, ये बताना है। एक ड्रिल एंड प्रैक्टिस, केवल मुद्रित पुस्तक, केवल रेडियो और केवल व्याख्यान। तो आपको बताना कि CAI का सामान्य रूप क्या है। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस इसका सामान्य रूप होता है, अर्थात ए विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 में करें कंप्यूटर आधारित शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। ए सभी विद्यार्थियों की गति समान करना, व्यक्तिगत गति से सीखने का अवसर, शिक्षक को पूर्णतः हटाना या डी केवल पाठ याद करवाना। तो आपको बताना कि कंप्यूटर आधारित शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसमें कौन सा है। तो इसका लाभ होता है व्यक्तिगत गति से सीखने का अवसर, अर्थात बी विकल्प उसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर आधारित अधिगम विद्यार्थी को अपनी क्षमता और गति के अनुसार अभ्यास एवं अधिगम का अवसर जो है वो दे सकता है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। करें कि इंटरनेट के विकास ने शिक्षा में सबसे बड़ा परिवर्तन किस रूप में किया। ए शिक्षा को केवल विद्यालय तक सीमित किया, बी ज्ञान एवं शिक्षण संस्थानों की वैश्विक पहुंच संभव की, सी पुस्तकों को अनिवार्य बना दिया और डी केवल मौखिक शिक्षण को बढ़ावा दिया। तो देखिए पूछ रहा है कि इंटरनेट के विकास में शिक्षा का सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ। तो ज्ञान और शिक्षण संसाधनों को वैश्विक स्तर पर जो है इसने क्या कर दिया, वो जो है वो पहुंचा दिया। इंटरनेट से ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल पुस्तकालय, वीडियो व्याख्यान, वेबिनार और दूर शिक्षा ने इसको व्यापक जो है वो जगहों तक पहुंचाया। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। करें ई लर्निंग का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ए करें केवल इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक पढ़ना, बी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा अधिगम, सी केवल ईमेल भेजना और डी केवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना। ई लर्निंग का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा अधिगम इसका मतलब होता है। बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर
21 पर आते हैं। करेक्ट, आईसीटी का विस्तार क्या है ये आपको बताना है। इन्फॉर्मेशन, ए करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी करेक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्निक, सी करेक्ट इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल और डी करेक्ट इन्फॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का सही विस्तार जो है आपको क्या करना है वो बताना है। तो देखिए आईसीटी का जो पूर्ण रूप होता है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसे हिंदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये विकल्प सही होगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। आईसीटी की प्रमुख विशेषता क्या है ये बताना है। केवल सूचना का संग्रह, सूचना और संचार तकनीकी का एकीकरण, केवल कंप्यूटर का प्रयोग, केवल इंटरनेट का प्रयोग। तो आपको बताना है कि आईसीटी की मुख्य विशेषता क्या है। तो सूचना और संचार तकनीकी का एकीकरण करना, विकल्पी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि मल्टीमीडिया का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है ये बताना है। ए करेक्ट केवल पाठ, बी केवल ऑडियो, सी पाठ चित्र ध्वनि वीडियो और एनिमेशन का संयोजन और डी करेक्ट केवल चार्ट। तो मल्टीमीडिया का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है। तो पाठ चित्र ध्वनि वीडियो एनिमेशन का संयोजन। सी विकल्प जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। देखिए मल्टीमीडिया विभिन्न माध्यमों को एक साथ उपयोग करता है, जिससे अधिक समृद्ध और अंतः क्रियात्मक हो सकता है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। स्मार्ट कक्षा की प्रमुख पहचान क्या है ये आपको बतानी है। केवल ब्लैक बोर्ड, केवल पाठ्यपुस्तक, डिजिटल एवं इंटरैक्टिव तकनीकों का उपयोग और केवल मौखिक परीक्षा। तो स्मार्ट क्लास की पहचान क्या होती है। तो देखिए स्मार्ट कक्षा में डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया सामग्री जैसे तकनीकी का उपयोग किया जाता है। सी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। करेक्ट मोबाइल लर्निंग का मुख्य आधार क्या है ये आपको बताना है। केवल रेडियो, मोबाइल एवं पोर्टेबल डिजिटल उपकरण, केवल मुद्रित पुस्तक और केवल टेलीविज़न। तो मोबाइल लर्निंग का जो है प्रमुख आधार क्या है। तो मोबाइल और पोर्टेबल डिजिटल उपकरण। बी विकल्प इसका उत्तर क्या हो वो सही हो जाएगा। देखिए मोबाइल लर्निंग में स्मार्टफोन, टैबलेट आदि पोर्टेबल उपकरणों के माध्यम से अधिगम जो है वो किया जाता है। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। करें मॉक का पूर्ण रूप क्या है। MOOC मॉक का पूर्ण रूप क्या है। ए करें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बी करें मॉडर्न ऑनलाइन ओपन क्लास, सी करें कि मल्टीपल ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव कोर्सेज और डी करें कि मैसिव ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसका पूर्ण रूप क्या है ये बताना है। तो देखिए इसका होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। 27 नंबर सवाल में करें कि एलएमएस का मुख्य कार्य क्या है। केवल वीडियो चलाना, शिक्षण अधिगम गतिविधियों का प्रबंधन, केवल ईमेल भेजना और डी करेक्ट केवल पुस्तक छापना। तो देखिए एलएमएस का मुख्य कार्य होता है शिक्षण अधिगम पर गतिविधियों का प्रबंधन करना। सवाल नंबर 28 पर आते हैं कि निम्न में कौन एलएमएस की गतिविधि नहीं है। ऑनलाइन असाइनमेंट, विद्यार्थी की प्रगति का रिकॉर्ड, पाठ्य सामग्री का प्रबंधन या मुद्रण मशीन का यांत्रिक संचालन। तो आपको बताना है कि एलएमएस का जो है वो कौन सी इसकी जो है गतिविधि नहीं है। तो इसकी गतिविधि मुद्रण मशीन का यांत्रिक संचालन करना, ये इसका जो है वो गतिविधि नहीं है। एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने शिक्षा में कुछ सुविधा को बढ़ाया। ए संसाधनों को केवल एक कंप्यूटर तक सीमित करना, बी इंटरनेट के माध्यम से संसाधनों तक पहुंच, सी डिजिटल सामग्री समाप्त करना और डी ऑनलाइन सहयोग को रोकना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको क्या करना है बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प कौन सा हो जाएगा। बी जो है इसका उत्तर सही होगा। क्लाउड तकनीकी के माध्यम से डिजिटल फाइलों और संसाधनों को इंटरनेट के जरिए विभिन्न उपकरणों से उपयोग जो है वो किया जा सकता है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 में कह रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी की प्रमुख विशेषता क्या है। ए करें केवल वास्तविक वस्तुओं का प्रदर्शन, बी करें कि आभासी वातावरण का अनुभव, सी करें केवल ऑडियो प्रसारण और डी करें कि केवल मुद्रित सामग्री। तो वर्चुअल रियलिटी जो है इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका मतलब होता है आभासी वातावरण का अनुभव। ये देखिए कंप्यूटर निर्मित एक आभासी वातावरण तैयार करता है व्यवहार, जिसमें उपयोगकर्ता एक जो है मैसिव अनुभव करता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।